हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका नवोदय क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र प्रथम पर हमारा ये नेक्स्ट सेशन लोक कल्याणकारी राज्यों पर होने जा रहा है। इससे पहले हमने संविधान के अर्थ और प्रकारों को जानने का दोस्तों प्रयास किया था, जिसमें हमने देखा था लास्ट सेशन की हम बात कर रहे हैं। उस लास्ट सेशन में हमने देखा था कि संविधान पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में संविधान कितने प्रकार के होते हैं और संविधान कितने प्रकार के होने के साथ साथ दोस्तों किस प्रकार के संविधान की क्या विशेषताएं हो सकती है और उनकी में क्या कमियां हो सकती है, उन सभी पर हमारी एक समग्र चर्चा लास्ट सेशन में हुई थी। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो प्लीज पहले उस सेशन को देख लीजिए दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एंड स्क्रीन में भी आपको वीडियो का जो है लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप उस सेशन को देख सकते हैं। और जो आज की क्लास होने जा रही है हमारी, वो होने जा रही है दोस्तों लोक कल्याणकारी राज्य पर, वेलफेयर स्टेट पर, ठीक है। तो आप सभी दोस्तों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं दोस्तों कि जो आप हमारे प्लेटफॉर्म पर बने हुए हैं और जितने भी वीडियो हमारे द्वारा लाए जा रहे हैं सभी के द्वारा काफी अच्छे पसंद किए जा रहे हैं। काफी सपोर्ट है आपका दोस्तों, ठीक है। और जो दोस्त नए हैं हमारे इस चैनल पर, जो हमारे क्लास को पहली बार देख रहे हैं, उन सभी को दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल पर आपको अपने डाउट क्लियर करने के लिए आपको टेलीग्राम के साथ ही साथ में दोस्तों, इसमें टेलीग्राम के अलावा हम आपको व्हाट्सएप और कॉल की सुविधा भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप अपने सभी डाउटों को आप डायरेक्टली मुझसे बात करके और उनको क्लियर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने सेशन में। इसी के साथ में लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट, तो क्या होते हैं ये लोक कल्याणकारी राज्य, किस प्रकार के राज्य की ये अवधारणा है, इसको हम भली भांति रूप से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ये हमारा लेक्चर नंबर 12 होने जा रहा है। लेक्चर नंबर 12 होने जा रहा है। सीरीज में आप ढूंढोगे इसको तो लगभग 16 या 17वां नंबर का जो है हमारा ये लेक्चर, ये साथ ये वीडियो होगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं सेशन को, क्योंकि अगर दोस्तों काफी ज्यादा इसके अंदर हमको डिस्कस करना है। इसमें हमारा ये थर्ड जो इकाई है दोस्तों, प्रश्न पत्र प्रथम पर पेपर फर्स्ट में जो हमारी ये इकाई होने जा रही है, इस इकाई का हमारा ये लास्ट टॉपिक है दोस्तों। ये लास्ट टॉपिक है। अधिकार और कर्तव्यों पर ऑलरेडी हो चुका है। स्वतंत्रता, समानता और न्याय पर हमारा सेशन कंप्लीट हो चुका है। संविधान का अर्थ प्रकार ये हम लास्ट सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जो होने जा रहा है लोक कल्याणकारी राज्य। जिस प्रकार से हम कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इसका सिलेबस डिस्कस करते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो जो टॉपिक मैं आपको सिलेबस में बताता हूं दोस्तों, वो सारे टॉपिक वाइज ही मैं आपको आपके लिए यहाँ पर क्लासेस लेता हूं, ठीक है। तो उन क्लासेस के अकॉर्डिंग ही, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग ही हमारा ये थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक कंप्लीट होने जा रहा है, जो कि आज की क्लास में हम इसे कर लेंगे, ठीक है। राइट एंड ड्यूटीज, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस एंड कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग एंड टाइप। तो इसके अलावा दोस्तों ये लास्ट सेशन जो है हमारा वेलफेयर स्टेट पर आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारी यूनिट 4 स्टार्ट होगी, जिसमें दोस्तों उसके पहले हम पूरी यूनिट के टोटल टॉपिकों को समझेंगे और फिर उसके बाद ही हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अपने सेशन में। इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि अपन प्रतिदिन हर बार करते आए हैं कि सब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि टॉपिक में हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो उसको हम एक बार समग्र रूप से यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों लोक कल्याणकारी राज्य के अर्थ और परिभाषाओं की, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ क्या होता है और उसकी क्या परिभाषा होती है, किस प्रकार से इसको परिभाषित किया जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे लोक कल्याणकारी राज्य के लक्षणों को, कि किस प्रकार के इसके लक्षण पाए जाते हैं और साथ में ये किस प्रकार के कार्यों के लिए अधिकतर जाना जाता है। तो इन तीन बातों पर हम एक समग्र चर्चा करेंगे और इन तीनों कंसेप्टों को क्लियर करने में ही दोस्तों हमारा लोक कल्याणकारी राज्य अर्थात वेलफेयर स्टेट का ये पूरा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिए सेशन के एंड तक और कंटिन्यू करते हैं अपना आज का सेशन। दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन इसी टॉपिक से संबंधित, इसके अलावा इन क्वेश्चनों के अलावा भी मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, जो कि पर स्लाइड में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर उस टॉपिक या उस कंसेप्ट से संबंधित कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की संभावना रहती है दोस्तों, तो मैं उन संभावनाओं को भी आपके लिए नहीं छोड़ता हूं, जिससे कि आपको लगभग मैक्सिमम वे में जितने अधिक से अधिक हो सके उतने क्वेश्चन आप यहाँ पर कंप्लीट कर ले। इसी का मेरा ये प्रयास रहता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का ये सेशन। तो शुरू करेंगे लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अर्थात अर्थ से। सबसे पहले समझेंगे लोक कल्याणकारी राज्य होता क्या है। सबसे पहले आप इस स्लाइड को पढ़ेंगे।
पढ़ने के बाद में दोस्तों इसको पहले एनालाइज करते हैं, उसके बाद में आपको इसका एक व्यवहारिक रूप बताऊंगा कि व्यवहारिक रूप से लोक कल्याणकारी राज्य को किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, किस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। दरअसल किताबों से पढ़ा हुआ हमें पूरा याद नहीं रहता है। जब भी हम कोई कंसेप्ट को किताबों में पढ़ते हैं ना, तो पूरा कंसेप्ट याद नहीं रहता है। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है दोस्तों जो हमारे व्यवहार में समाहित हो जाती है, हमारे दिमाग में फिट हो जाती है एक ही बार पढ़ने पर। वो कब होती है? जब उस कंसेप्ट का कोई ऐसा पक्ष आ जाता है जो हमें व्यवहारिक लगने लगता है, जो हमारे व्यवहारिक जीवन को टच करता है। तो इस प्रकार से उस पक्ष को दोस्तों हम देख सकते हैं कि आसानी से उसे कंप्लीट किया जा सकता है, उसको आसानी से याद रखा जा सकता है। तो इसी के लिए दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पर सैद्धांतिक पक्ष को पढ़ने का प्रयास करेंगे कि इसके लिए कौन सा सैद्धांतिक पक्ष उचित है, और इसके बाद में हम देखेंगे इसका व्यवहारिक पक्ष। ठीक है, तो लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ ऐसे राज्य से है जो अपने सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना अपना अनिवार्य उत्तरदायित्व समझता है। ठीक है, तो इस लाइन से आप क्या समझते हैं, इस कोड से आप क्या समझते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य एक ऐसा राज्य होगा, उसकी एक ऐसी प्रकृति होगी जो अपने सभी नागरिकों को, जिसके जितने भी उसके नागरिक हैं, उन सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना ही उसका सर्वप्रथम उत्तरदायित्व या फिर उसका सर्वप्रथम लक्ष्य होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि हम उस राज्य को या उस देश को लोक कल्याणकारी देश या लोक कल्याणकारी राज्य कह सकते हैं जिस देश के नागरिकों को सरकार या राज्य इतनी सुविधाएं प्रोवाइड कम से कम करती रहे जिससे वो अपना जीवन यापन करने में आने वाली सारी समस्याओं का जो है उनको समस्याओं को खत्म कर सके, उन समस्याओं को कर पार पा सके। ठीक है, तो इस प्रकार के सभी उत्तरदायित्व, जितने भी उत्तरदायित्व सरकार के हो सकते हैं दोस्तों, वो यहाँ होंगे कि जनता के न्यूनतम जीवन स्तर को उनको प्रदान करने से संबंधित। ठीक है, वहीं लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत आर्थिक पक्ष पर अधिक बल दिया गया है। इसमें लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत आर्थिक पक्ष पर अधिक बल दिया गया है, परंतु कल्याण की धारणा केवल भौतिक ही नहीं बल्कि मानवीय स्वतंत्रता और प्रगति से भी संबंधित है। तो यहाँ इस कोड में यह कहा गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य को हम जिस परिप्रेक्ष्य में समझते हैं उसके अलावा उसका और भी कुछ विस्तार है दोस्तों। और विस्तार क्या हो सकता है कि हम समझते हैं कि जनता का आर्थिक विकास कर देना मात्र ही जो है लोक कल्याणकारी भावना को लाना हो सकता है, परंतु ऐसा नहीं है। आर्थिक विकास के साथ साथ में जन कल्याण की भावना भी होना चाहिए, जनता की स्वतंत्रता भी होना चाहिए और जनता प्रगति की ओर अग्रसर रहे, ये भावना भी उनके अंदर होना आवश्यक होती है। तभी हम किसी राज्य को, किसी देश को लोक कल्याणकारी राज्य कह सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से लोक कल्याणकारी राज्य की सही धारणा यह है कि राज्य का कार्य ऐसे पुल का निर्माण करना है जिससे व्यक्ति जीवन की असमानता से निकल करके और एक व्यवस्थित जीवन में प्रवेश पा सके या अपने उद्देश्यों को जो है प्राप्त कर सके, अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यह कहा गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य का अगर हम अर्थ समझने का प्रयास कर रहे हैं तो उसका अर्थ ये हो सकता है कि एक ऐसा राज्य जो जनता और सरकार के बीच में एक पुल का कार्य करे, एक पुल का कार्य करे। और वो पुल का कार्य किस प्रकार का होना चाहिए कि अगर कोई राज्य का अगर कोई क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, अगर जनता पिछड़ी हुई है, तो उस जनता को उस पिछड़े हुए माहौल से निकाल करके उसको प्रगति की ओर या कहें कि उसको जो है सफलता की ओर धक्का दिया जा सके, उसको सफलता की ओर बढ़ाया जा सके। इस प्रकार का जो राज्य होगा, जो धारणा अपनाई जाएगी, तो वो राज्य, वो धारणा सिर्फ लोक कल्याणकारी राज्य में ही जो है समाहित हो सकती है। ठीक है, तो इस राज्य का यथार्थ उद्देश्य अर्थात की वास्तविक उद्देश्य नागरिकों द्वारा सच्ची स्वतंत्रता के उपयोग को संभव बनाता है। तो अगर लोक कल्याणकारी राज्य है और उसमें इस प्रकार की धारणा है जो हमने अभी पढ़ी है, तो इस प्रकार की धारणाएं नागरिकों के द्वारा जो है नागरिकों को सच्ची स्वतंत्रता प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, तो ये होता है लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ। मेरे ख्याल से ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम इसकी परिभाषाओं की।
दोस्तों लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत परिभाषाओं को देखें तो इसमें हमने दो परिभाषाओं को यहाँ पर कोड करने का प्रयास किया है। दो परिभाषाओं को हम लेकर आए हैं, जिसमें प्रथम परिभाषा है डॉक्टर अब्राहम की और सेकंड है जवाहरलाल नेहरू की, है ना। तो ये दो लोगों की जो परिभाषित, दो लोगों के द्वारा जो परिभाषित किया गया है इस कंसेप्ट को, ये मेरे अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से काफी प्रभावित इस टॉपिक को करता है। उनकी परिभाषाएं काफी प्रभावित करती है इस कंसेप्ट को, इस कारण से मैं इसको यहाँ पर लेकर आया हूँ और ये आपके लिए उचित भी है और आसान भी परिभाषा भी है। इसमें सभी चीजों को एक साथ देखना होता है दोस्तों, इससे ये कंफर्म और स्पष्ट हो जाता है कि हमें कितना, है ना, कितना एग्जाम तक याद रख सकते हैं और कितना हम एग्जाम में लिख सकते हैं। तो इस सब की आवश्यकता के लिए ही मैंने कुछ दो परिभाषाओं को आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आप याद रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य वह राज्य होता है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के समान वेतन के उद्देश्य से करता है। तो यहाँ पर डॉक्टर अब्राहम साहब का कहना है कि एक लोक कल्याणकारी राज्य वो राज्य हो सकता है जिसमें जनता को अर्थात वहां की पब्लिक को जितना कार्य किया जा रहा है उस कार्य के अनुसार वेतन भी प्राप्त हो रहा हो। अगर जनता को अपने कार्य के अनुसार वेतन प्राप्त हो रहा है तो वो राज्य अपने लोक कल्याणकारी राज्य की चादर को ओढ़ सकता है, अर्थात कि वो लोक कल्याणकारी राज्य कहला सकता है। क्लियर हुआ ये। इसके बाद में जवाहरलाल नेहरू का कहना है दोस्तों कि सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीर और गरीबियों के बीच में जो अंतर है उसको कम से कम करना, मिटाना और जीवन स्तर को ऊपर की ओर उठाना लोक हितकारी राज्य के आधारभूत तत्व होते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो है जवाहरलाल नेहरू साहब के द्वारा, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कोट किया गया है लोक कल्याणकारी राज्य को लेकर के, कि लोक कल्याणकारी राज्य के कुछ आधारभूत तत्व होते हैं और वो तत्व क्या होते हैं, अमीरी और गरीबी के बीच के अंतर को मिटा करके, असमानता को मिटा करके और जो है जीवन स्तर को ऊपर उठाना ही लोक कल्याणकारी राज्य का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। और इस प्रकार का जो प्रमुख उद्देश्य जो राज्य रखता है दोस्तों, वो राज्य ही लोक कल्याणकारी राज्य कहला सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये दो परिभाषाएं मैं आपके लिए लेकर आया था। इसके अलावा अब हम बात करेंगे यहाँ पर लोक कल्याणकारी राज्य के लक्षणों को लेकर के। तो लोक कल्याणकारी राज्य, अब आप भली भांति रूप से समझ चुके हैं कि बार बार जो मैं शब्द यूज कर रहा हूँ वेलफेयर स्टेट या लोक कल्याणकारी राज्य, ये क्या होता है। तो लोक कल्याणकारी राज्य एक ऐसा राज्य होगा दोस्तों जो सिर्फ और सिर्फ जनता के विकास के लिए कार्य करे, है ना, जिसमें जनता को पर्याप्त स्वतंत्रताएं हो, जनता के पास पर्याप्त अधिकार हो, जनता के को जो है कुछ कर्तव्यों से भी जनता को बांध दिया जाए, साथ में कुछ ऐसे कार्य जनता को सौंपे जाए, कुछ ऐसे अधिकार हो, इतनी स्वतंत्रता उनको पर्याप्त रूप से मिल रही हो जिससे वो अपना तथा राष्ट्र का विकास करने में सहयोग प्रदान कर सके और अपना स्वयं का विकास भी वो उचित स्तर तक कर सके। और सामान्य जनता के लिए ये अनिवार्य हो जाता है कि वो अपने जीवन यापन, न्यूनतम जीवन स्तर को, स्थिति को जो है एक पर्याप्त स्तर प्रदान कर सके, पर्याप्त रूप से अपना जीवन स्तर को बनाए रखे और अपनी स्वयं की प्रगति कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार का दोस्तों ये लोक कल्याणकारी राज्य होता है जो सिर्फ और सिर्फ वो अपनी जनता के बारे में सोचता है, अपनी जनता को दृष्टि में रख करके ही वहां के प्रत्येक कार्य करते हैं। उसी राज्य को हम लोक कल्याणकारी राज्य कह सकते हैं। उदाहरण में दोस्तों आज विश्व के काफी सारे देश हैं जो लोक कल्याणकारी राज्य से जो है उसकी धारणा, अपना लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अपना चुके हैं। जैसे अगर सबसे पहले हम बात करेंगे तो भारत की, ठीक है, तो भारत भी एक ऐसा देश बन चुका है और शुरू से ही दोस्तों हमारा जब से संविधान का निर्माण हुआ है तो संविधान ही हमारा लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा करता है और स्पष्ट तौर पर कह देता है। तो जहां लोकतंत्र शासन होता है दोस्तों, वही लोक कल्याणकारी राज्य भी लगभग उसके साथ ही चलता है ना। तो कुछ ही देश बचे हुए हैं जहां पर लोक कल्याणकारी भावना नहीं है, बाकी विश्व के लगभग सभी देशों में आप कह सकते हैं कि लोक कल्याणकारी जो तत्व है इसको अपना लिया गया है ना। अब इसके अगर हम लक्षणों की बात करें कि लोक कल्याणकारी राज्य के लक्षण क्या हो सकते हैं, तो इसके लक्षण में दोस्तों कि इसकी लक्षण को हम विशेषताएं भी कह सकते हैं कि इसकी क्या विशेषताएं हो सकती है, क्या लक्षण हो सकते हैं। तो इसमें मैं आपके लिए 5 पॉइंट लेकर आया हूं। इन पांचों पॉइंटों के माध्यम से दोस्तों आपके इसके जो विशेषता है पूरे लोक कल्याणकारी राज्य की, ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। अब ये क्या है जरा समझते चलिए। आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था, एक ऐसा राज्य हो जिसमें जनता को आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था हो।
और जनता आर्थिक रूप से अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, एक ऐसा राज्य होना चाहिए। बी नंबर 2 बी इसके अनुसार कहना है कि राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था। तो आर्थिक सुरक्षा के साथ ही साथ उस राज्य में राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था भी होना चाहिए। जरा शांति रखिए, एक एक को हम डिटेल में भी समझने वाले हैं आगे, है ना। रिलैक्स। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा। तो जिस प्रकार से आर्थिक और राजनीति के साथ साथ में दोस्तों सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था भी उस राज्य में होना चाहिए जनता के लिए, और राज्य के कार्य में दोस्तों क्षेत्र में राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि होना चाहिए। कार्य क्षेत्र क्या है कि कार्य करने का क्षेत्र नहीं दोस्तों, राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि होना चाहिए कि परिस्थिति के अनुसार राज्य कार्य करे, है ना, जनता की भलाई के लिए, जनता के विकास के दृष्टिकोण से अपने जो है देश के विकास को दृष्टि में रखते हुए वो राज्य कार्य करे। अगर जनता का विकास होगा तभी किसी राष्ट्र का विकास संभव हो सकता है। इस उद्देश्य से राज्य कार्य करे, उसी को हम कह सकते हैं कि राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि निरंतर होती रहनी चाहिए। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भावना, इस बात से कोई नकार नहीं सकता है अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भावना क्या होती है। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं, पांचों पॉइंटों को हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं ये। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था। अब दोस्तों जरा एक बात समझिए, मान लेते हैं कि कोई देश है और एक ऐसा देश है जिसमें जो सरकार दोस्तों, एक सरकार ऐसी है जिसके पास में खुद अपने आप में आर्थिक रूप से वो व्यवस्थित नहीं है। एक ऐसी राजनीतिक पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला है जो खुद आर्थिक समस्याओं में उलझी हुई है, उसकी खुद की आर्थिक समस्या जो खत्म, मतलब कि कहें कि आर्थिक रूप से वो विकसित ना हो, एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है। तो इस हिसाब से मुझे बताइए कि क्या वो आर्थिक रूप से देश का विकास कर पाएगा, या क्या जनता उस पर आर्थिक रूप से विश्वास कर सकती है कि हमारे द्वारा दिया गया टैक्स के रूप में जो धन सरकार के पास जा रहा है वो सुरक्षित होगा, या हमारे द्वारा धन दिए गए धन से जो है हमारे देश का विकास हो सकता है। क्या वो विश्वास कर पाएंगे इस पर? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जिस किसी राज्य में जो राज्य होगा दोस्तों, वो आर्थिक रूप से इतना सक्षम होना चाहिए जिससे जनता उस पर आर्थिक रूप से विश्वास कर सके और जनता को ये महसूस हो सके कि वो आर्थिक रूप से अपने आप में सुरक्षित है ना। तभी जनता खुलकर के प्लेटफॉर्म पर आ पाएगी, जनता खुलकर के अपना सहयोग प्रदान कर पाएगी और जनता का विकास भी हो पाएगा। जनता का विकास दोस्तों सामाजिक विकास से जुड़ा हुआ है, और सामाजिक विकास राजनीतिक विकास से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक विकास आर्थिक विकास के साथ साथ में जो है राष्ट्रीय विकास से जुड़ा हुआ है, और राष्ट्रीय विकास दोस्तों अंतरराष्ट्रीय विकास से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार के जो ये आर्थिक जो चेन होती है दोस्तों, जो पूरी एक साइकिल होती है, ये सभी से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार से अगर एक क्षेत्र में भी प्रॉब्लम आती है तो पूरी साइकिल डिस्टर्ब होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की एक बहुत अच्छी विशेषता सिर्फ ये हो सकती है कि उस राज्य में आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। ठीक है, तो अब जरा इसको पढ़ के देख लेते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य प्रमुख रूप से आर्थिक सुरक्षा के विचार पर आधारित है। ऐसा माना जाता है कि शासन का स्वरूप चाहे जैसा भी हो, चाहे वो लोकतंत्रात्मक हो, चाहे वो संघात्मक हो, चाहे वो एकात्मक हो, चाहे वो साम्यवादी हो, किसी भी प्रकार का शासन का स्वरूप हो, राजनीतिक शक्ति उन्हीं लोगों के हाथों में केंद्रित होती है जो आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली होते हैं, जिसकी हमने अभी अभी चर्चा की है। अतः राजनीतिक शक्ति को जनसाधारण में निहित करने के लिए आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था की बहुत आवश्यकता है। लोक कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में आर्थिक सुरक्षा से तात्पर्य निम्न बातों से लिया जा सकता है, जैसे सभी व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जाए। एक लोक कल्याणकारी राज्य की सबसे अच्छी विशेषता, सबसे अच्छा लक्षण अगर देखने को आपको मिलेगा तो वो ये मिलेगा दोस्तों कि जहां लोक कल्याणकारी राज्य के अंदर पूरी तरह से जनता के विकास की भावनाओं से वो राज्य ओतप्रोत होता है, उसी प्रकार से उसकी सबसे प्रथम विशेषता अगर आपको देखने को मिलेगी तो वो ये मिलेगी कि वहां पर सभी व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होना चाहिए। व्यक्तियों के जो है रोजगार पर सरकार ध्यान दे, वो राज्य ध्यान दे, वहां पर अधिक व्यक्ति जो है बेरोजगार ना हो, मतलब बेरोजगारी की संख्या न्यूनतम होना चाहिए। ऐसा राज्य ही जो है लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा को अपना सकता है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति के पास में जो है दोस्तों रोजगार होना चाहिए,
दूसरी बात में रोजगार, मान लेते हैं कि कोई रोजगार करने लायक नहीं है या कोई रोजगार नहीं कर पा रहा है या किसी को रोजगार नहीं मिला है, तो भी उस इस परिस्थिति में भी एक न्यूनतम जीवन स्तर की तो सरकार को गारंटी लेना ही चाहिए। एक न्यूनतम जीवन स्तर तो जी सके, जैसे कि अब हम इस भारत के परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं, हम अपने देश के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। जैसे जब हम बात करते हैं दोस्तों न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, तो एक तरह से भारत में हमारी सरकार ने, हमारे संविधान ने जनता को न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी प्रोवाइड कर रखी है। जिस प्रकार से आप विभिन्न योजनाओं को देखते हैं, जैसे कि मनरेगा है, इस प्रकार की जो भी दोस्तों जितनी भी सरकार के द्वारा योजनाएं लाई जाती है, एक गरीब लोगों के लिए या बुजुर्ग, वृद्धों के लिए, बच्चों के लिए, तो विशेषकर हम इसमें बात करते हैं कि जैसे वृद्धों के लिए जो पेंशन योजना लाई गई है, या जो सार्वजनिक सार्वजनिक योजना लाई जाती है, जिसके तहत जो है दोस्तों राशन दुकानों पर राशन बांटा जाता है, तो वो इसी परिप्रेक्ष्य में बांटा जाता है कि जिसके पास कोई भी रोजगार नहीं है, कोई बुजुर्ग है और उसके पास रोजगार नहीं है, तो वो पेंशन के द्वारा और जो सार्वजनिक दुकानों से जो आपको राशन मिलता है, उसके माध्यम से आप अपने जीवन स्तर को तो बनाए रख सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। इतना तो सरकार के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये किसका लक्षण है? तो ये लोक कल्याणकारी राज्य का ही लक्षण है दोस्तों, जो आप ये विभिन्न सरकारी योजनाओं को देख रहे हैं, है ना? वो सरकार के द्वारा ये जो सार्वजनिक योजनाएं लाई जाती है, वो इसी उद्देश्य से लाई जाती है, जिससे कि जनता को अधिक समस्याओं का सामना ना करना पड़े, वो अपना न्यूनतम जीवन स्तर बना रखे और साथ में वो प्रगति की ओर भी बढ़ सके। ठीक है, तो इसी प्रकार से अधिकतम समानता की स्थापना, अधिकतम समानता की स्थापना, है ना? तो अधिकतम समानता मतलब असमानता ज्यादा देश में ज्यादा नहीं होना चाहिए, उस राज्य में असमानता ज्यादा नहीं होना चाहिए, अतः वही गरीबी और अमीरी के बीच में जो अंतर होता है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, अब भाई अगर बात करें राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था, तो यार सिंपल सा पॉइंट है, कुछ भी समझने जैसा नहीं है, कि जो जनता होती है राज्य की, वो जनता राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो, स्वतंत्र हो और राजनीतिक किसी भी राजनीति के किसी भी पक्ष में जो है वो अपना भाग ले सके, राजनीति में अपना भाग ले सके, अपना योगदान प्रदान कर सके, इसमें उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। जनता स्वतंत्र रूप से अपना वोट डाल सके, जनता स्वतंत्र रूप से राजनीति के किसी भी पद के लिए दोस्तों चुनाव लड़ सके, इसमें किसी भी प्रकार के उनके सामने बाधाएं नहीं होना चाहिए। अगर ये सब बाधाएं नहीं है, जनता को खुली छूट दे दी गई है राजनीति में भाग लेने की, तो बस वह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था उस राज्य में की गई है, और ऐसे राज्य को हम लोक कल्याणकारी राज्य का लक्षण बता देंगे, है ना? तो इसी प्रकार जैसे कि इसमें एक है कि लोकतंत्र शासन, लोकतंत्र शासन और नागरिक स्वतंत्रता है, तो ये दो चीजें होना आवश्यक है इस प्रकार के राज्य में। लोकतंत्री शासन हो, पहली बात तो कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार हो, उसको हम लोकतंत्री शासन बोलेंगे, और वही नागरिक जो है, वहां की जो जनता है वो स्वतंत्र होगी, है ना? तो वहां पर जो है राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था वहां पर होगी, हम इस प्रकार से उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात है सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था, तो इसमें भी दोस्तों कुछ भी नहीं है। सामाजिक रूप से व्यक्ति स्वतंत्र हो, समाज में सरकार किसी भी व्यक्ति से जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, वंश के आधार पर किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव ना करे सरकार, तो वो होती है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता, सामाजिक सुरक्षा एक ही होती है। सामाजिक समानता अर्थात कि समाज में कोई भेदभाव ना करे राज्य, तो वो राज्य कहलाएगा आपका लोक कल्याणकारी राज्य। ठीक है, उसी प्रकार से हम देख सकते हैं राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि, तो भाई दोस्तों राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि क्या हो सकती है? तो लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत व्यक्तिवादी विचारों के विरुद्ध, ध्यान दीजिए दोस्तों इस पॉइंट पर, व्यक्तिवादी, एक मिनट पेन चेंज, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक लेते हैं। तो व्यक्तिवादी विचारों के विरुद्ध इस मान्यता पर आधारित है कि राज्य वे सभी जनहितकारी कार्य करे या करने चाहिए जिनसे व्यक्ति के स्वतंत्रता नष्ट या कम ना हो। मतलब कह सकते हैं कि राज्य एक राज्य कार्य क्षेत्र में जो कार्य है राज्य का, वो उसकी देश की या जनता की परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहे। ऐसा नहीं कि हमेशा राज्य का एक उद्देश्य और एक ही कार्य प्रणाली हो, उसी के आधार पर कार्य करता जाए, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, चाहे वो कोविड हो या कोई अन्य महामारी आई हो या अकाल पड़ा हुआ या कहीं वार चल रहा हो, इस प्रकार की अलग अलग परिस्थितियों में राज्य की जो दृष्टिकोण होता है कार्य करने का, वो भी अलग अलग होना चाहिए। और जब कार्य करे ना, तो कार्य करते वक्त किसी व्यक्तिगत विचारों पर ध्यान दिए बिना
सामाजिक रूप से समग्र समूह पर समाज के पूरे संपूर्ण समाज को ध्यान में रख कर के ही कार्य करे, और जिससे कि किसी व्यक्ति के साथ ना हो कि किसी एक व्यक्ति की या एक समूह विशेष की इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूरे समाज को डिस्टर्ब कर दिया आपने, समाज की स्वतंत्रताओं को कम कर दिया, स्वतंत्रता छीन ली, उसके अधिकार छीन लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सभी व्यक्ति पूरे समाज के आधार पर ही दोस्तों वहां पर सारी योजनाएं सरकार की आना चाहिए। इस प्रकार का राज्य कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट कहला सकता है। लास्ट में अपने पॉइंट पे नजर डाली होगी अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भावना। तो अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भावना ये तो देखिए दोस्तों सभी जगह आवश्यक है, चाहे वो लोक कल्याणकारी राज्य हो, कोई सा भी हो यार। अंतरराष्ट्रीय भावना तो आपको रखनी पड़ेगी, अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भावना आपको रखनी पड़ेगी। अगर क्योंकि आज का दोस्तों समय ऐसा चल रहा है, अरे हम मान लेते हैं एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर हम अपनी कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है, अब कॉलोनी में अगर आप सभी से उखड़ के रहेंगे, सबसे अलग रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि समस्या जब आपका बुरा वक्त आएगा, जैसे कि अभी लॉकडाउन लगा था, है ना, तो ऐसे समय में या कोई महामारी आ जाती है, कोई अन्य समस्या, कोई अन्य प्राकृतिक समस्या आ जाए, या कई प्रकार की समस्या, आज के मनुष्य ही समस्याओं से भरा पड़ा हुआ है, तो एक विपरीत समय में दोस्तों आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, है ना। तो आज आवश्यकता है समाज की, क्योंकि एक मानव जो है एक सामाजिक प्राणी है, समाज के एक समूह में रहता है, इसलिए उसे आवश्यकता होती है एक समूह की। तो इसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जब हम देखते हैं ना, तो वहां पर भी हमें आवश्यकता होती है सहयोग की। ठीक है, बिना किसी अन्य राष्ट्र के सहयोग के कोई एक अकेला राष्ट्र अपनी प्रगति नहीं कर सकता दोस्तों, विकास नहीं कर सकता, जी भले ही लेगा लेकिन विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। तो ये सिर्फ सरकार का ही उत्तरदायित्व नहीं है, बल्कि ये हमारा उत्तरदायित्व भी है कि हम भी कोई इस प्रकार के कार्य ना करें जिससे कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कोई ठेस पहुंचे। ठीक है, तो ये हर किसी के उत्तरदायित्व होते हैं। चलिए इस स्लाइड को भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य राज्य विशेष के हितों से संबंध ना रखकर संपूर्ण मानवता के हितों से संबंध रखता है। तो जो भी राज्य लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा को अपनाता है, वो राज्य सिर्फ अपने हित के बारे में ना सोच करके, सिर्फ अपने ही हित के बारे में ना सोच करके पूरी मानवता के हित के बारे में सोचता है दोस्तों, और वही जो है लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है ना, यही अंतरराष्ट्रीय सहयोग कहलाता है। और ये सबसे अच्छा उदाहरण अगर अभी आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो वो मिल रहा है आपको किसमें, पर्यावरणीय सुरक्षा में, पर्यावरण की सुरक्षा में, है ना। क्यों, पर्यावरण के मुद्दे पर अब पूरा विश्व एक पटल पर आ चुका है। ठीक है, जिसमें यूएनओ जो है कंटिन्यूअसली इस प्रकार COP26 तक अभी अब बैठकें हो चुकी है ना। तो इस प्रकार की कई सारी पर्यावरणीय बैठकें पूरे विश्व के विभिन्न देशों के बीच में बैठी जा रही है, हो रही है कंटिन्यूअसली। तो इस प्रकार की भावना होना भी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये स्लाइड हमारी दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में अब हम बात करेंगे लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों के बारे में दोस्तों। बस थोड़ा सा और बचा हुआ, ज्यादा सेशन नहीं है ये, बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, जब तक आप इस पॉइंटों को जरा ध्यान दीजिए। स्टार्ट करते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य दोस्तों, इसमें मैं आपके लिए कुछ पॉइंट लेकर आया हूं जो आपको जो है इसके कार्यों को समझने में काफी हेल्प करने वाले हैं। 10 पॉइंट है, इनमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। चलिए एक बार शॉर्ट में हम इनका जो है सबको समझ लेते हैं। डिटेल में जाने की आवश्यकता इनके लिए नहीं है, क्योंकि डिटेल आप भली भांति रूप से इसमें समझते हैं। अभी आप पढ़ रहे, हो सकता है आपका माइंड ज्यादा कार्य ना करे, लेकिन जब एग्जाम में इनको पढ़ने के बाद में अभी अगर आप पढ़ेंगे, इनको अच्छे समझ लेंगे, इनका एक व्यवहारिक पक्ष समझ लेंगे ना, तो जब एग्जाम में लिखने बैठोगे तो वह ऑटोमेटिकली ही आपका माइंड चलेगा और अपने आप इन पर लिखते चले जाओगे, क्योंकि ये व्यवहारिक समझ के लिए है बस पॉइंट, इससे ज्यादा इनमें कुछ ज्यादा देखना नहीं है। चलिए समझते हैं इनको। लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य, क्या क्या कार्य हो सकते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य किस प्रकार के कार्य करेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आंतरिक सुरक्षा और विदेशी आक्रमणों से रक्षा, जो कि हर एक देश का कार्य होता है, हर एक देश की सरकार का कार्य होता है कि वो देश जो है आंतरिक रूप से देश के अंदर जो विवाद चल रहे हैं, जो भी अशांति है उसको खत्म करे, साथ में बाहरी रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अगर देखें तो अन्य देशों से अपने देश की रक्षा करे। ये सबसे प्रमुख कार्य उस राज्य का होता है। ठीक,
नेक्स्ट, व्यक्ति और राज्य के बीच में संबंधों की व्यवस्था करें। एक बहुत अच्छे राज्य या बहुत अच्छी सरकार वो हो सकती है दोस्तों जो जनता और सरकार के बीच में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, जो दूरियां हैं, उनको कम से कम बना दे, उनको कम कर दे, जिससे जनता सरकार से कन्वर्सेशन कर सके, अपनी तकलीफों को सरकार के सामने रख सके, जिससे सरकार जो है उस जनता की उन समस्याओं को खत्म करने के लिए अपनी योजनाओं का निर्माण कर सके। ठीक है। नेक्स्ट, कृषि, उद्योग और व्यापार। वैसे तो मैं तीन पक्षों को रखा है, लेकिन देश में जितनी भी प्रकार की जो भी गतिविधियां संचालित होती है उन सभी का विकास करना एक लोक कल्याणकारी राज्य का आवश्यक कार्य होता है, आवश्यक लक्षण होता है, आवश्यक जो है उत्तरदायित्व भी होता है ना। इसी प्रकार से आर्थिक सुरक्षा संबंधी कार्य, जनता को आर्थिक सुरक्षा आपको प्रदान करनी होगी, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी आपको देनी होगी, इस प्रकार की योजनाएं आपको लानी होगी जिससे पूरे देश में जनता का कोई भी पक्ष, कोई भी व्यक्ति जो है भूखा ना सोए, है ना, अपना विकास स्वतंत्र रूप से कर सके। इस प्रकार की बहुत सारी आर्थिक व्यवस्थाएं होती है, उनकी सुरक्षा आपको जनता को प्रदान करनी होगी, तभी आप लोक कल्याणकारी राज्य कहला सकते हैं। इसके अलावा जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, ये भी उनका एक प्रमुख कार्य होता है लोक कल्याणकारी राज्य का। ठीक। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों तो शिक्षा, स्वास्थ्य और संबंधी कार्य होते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी कार्य, है ना, इनका भी विकास करे देश में, ये पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो जनता के सभी वर्गों के लिए, शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य संबंधी कार्य की व्यवस्था हो, पर्याप्त रूप से हॉस्पिटल वगैरह हो, पर्याप्त रूप से स्कूल शिक्षण संस्थान हो, है ना, किसी भी देश में। इसके अलावा सार्वजनिक सुविधाओं संबंधी कार्य, सार्वजनिक सुविधाओं संबंधी कार्य में दोस्तों जितने भी सार्वजनिक कार्य किए जाते हैं, जितने भी सार्वजनिक संस्थान होते हैं, उन सबका एक विकसित रूप देना और उनको जो है विकास के क्रम में लगाना, अर्थात कह सकते हैं हम कि जितने भी सार्वजनिक कार्य होते हैं उन सभी का उस राज्य में विकास हो, उनकी स्थापना हो, इस प्रकार की सभी प्रकार की सरकारी संस्थाएं इतनी पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो जिससे जनता का कोई भी वर्ग का, जनता के किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति उससे अछूता ना रहे, उसका अभाव ना रहे। ठीक है। समाज सुधार, अगर समाज में किसी प्रकार की गलत धारणाएं वास कर चुकी हैं या कहें कि अपनी परंपरा, अपनी रूढ़ियों के कारण अगर वो अपना विकास नहीं कर पा रही है, तो एक ये राज्य का ही उत्तरदायित्व है कि वो समाज को सही विकास क्रम में लाए। ठीक। मनोरंजन की सुविधाएं, ये भी सरकार का ही कार्य है कि मनोरंजन की सुविधाएं प्रोवाइड करे जिससे देश का एक सही मार्ग मिल सके, है ना। मनोरंजन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों किसी भी देश के या किसी भी समाज के विकास में। इसके अलावा नागरिक स्वतंत्रताओं की स्थापना व्यवस्था, सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी लोक कल्याणकारी या एक लोकतंत्रात्मक देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वहां की स्वतंत्रता को, वहां की जनता को कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने अपना ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। इस प्रकार से जरा एक बार इसको देख लेते हैं, वापस हम इसके सिलेबस पर आते हैं कि सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना था। आपने सब देखा कि यूनिट थर्ड में हमने अधिकार, कर्तव्य इनको देखा, स्वतंत्रता, समानता, न्याय को देखा, संविधान का अर्थ समझा, लोक कल्याणकारी राज्य का कंसेप्ट भी आज हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद दोस्तों अब हम बात जो है, देखिए इस टॉपिक में हमने अभी इन तीनों चीजों पर फोकस किया है, अर्थ परिभाषा, लक्षण और प्रकारों पर। अर्थ परिभाषा, लक्षण और प्रकारों पर हमने यहाँ पर अभी चर्चा की है। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसमें अब और कुछ शेष नहीं बचा है। इसके बाद में दोस्तों हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। अब ये वीडियो के एंड देख लेते हैं, एक बार स्लाइड चेक कर लेते हैं दोस्तों, ऐसा ना हो कि एक दो स्लाइड और बची हो। ओके, स्लाइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है, लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे अब इकाई 4 पर, अर्थात यूनिट 4 पर हम अब मूव करेंगे। इससे पहले मैं आप सभी दोस्तों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि अभी कुछ 4-5 दिनों से टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण या कहें कि मैंने कुछ अपने सेटअप में चेंजेस किया है हार्डवेयर में,
इस कारण से क्लासेस थोड़ी जो क्लासेस शेड्यूल था थोड़ा डिले चल रहा था, तो लेट भी हो रहा था, कभी-कभी क्लास हो भी नहीं पा रही थी, है ना? लेकिन अब निश्चिंत रहिए, आपकी क्लासेस कंटिन्यू होगी दोस्तों। मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहता है कि मैं फर्स्ट ईयर, सेकंड और थर्ड ईयर तीनों पर 2-2 3-3 लेक्चर पर डे डालता रहूँ, पर डे बनाता रहूँ, क्योंकि मेरे 24 घंटे पूरे आप लोगों को ही समर्पित है, आप सभी बीए के स्टूडेंटों को ही समर्पित है। क्योंकि मैं आपको बीए के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, मैं ये मानकर चलता हूँ कि आज आप बीए कंप्लीट कर रहे हैं, बीए कंप्लीट होने के बाद में आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के फील्ड में आने वाले हैं, उसी दृष्टिकोण से मैं आपको यहाँ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है? और जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि आपके इस बीए के इस स्टडी ने आपके लिए कितने अच्छे आधार स्तंभ को तैयार किया है, आपकी जो है बहुत मजबूत नींव भर चुकी होगी, है ना? तो इसीलिए दोस्तों थोड़ा सा कभी क्लास लेट भी हो सकती है, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करें प्लीज, क्योंकि काफी सारी कमेंट इन 4-5 दिनों में मेरे पास में आई है, जिसमें कहा भी गया है मुझसे कि सर डेली क्लास लीजिए, डेली क्लास अपलोड कीजिए। तो दोस्तों हालांकि मैं कमेंट का रिप्लाई हैंड टू हैंड करवा देता हूँ, या मैं खुद कर देता हूँ। व्हाट्सएप पे भी दोस्तों टीम है हमारी पीपीटी बनाने वाली, वो कंटिन्यूअसली करती रहती है। लेकिन यकीन मानिए, पढ़ाने के लिए मैं सिर्फ आपके लिए मैं अकेला ही हूँ, है ना? तो जितना मेरा जितनी क्षमता है, उस क्षमता के अकॉर्डिंग मैं आपको क्लासेस दे रहा हूँ, और कंटिन्यूअसली मैं देता रहूंगा आपको। बस थोड़ा सा हार्डवेयर की और सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम थी दोस्तों, जो अब सॉल्व हो चुकी है ना? और अब क्लासेस हमारी कंटिन्यू हो जाएगी। इसी में बस जिस प्रकार से मैं आपके लिए लगा हूँ दोस्तों, मुझे भी आपके सहयोग की अपेक्षा है, आप भी सहयोग कीजिए। और सहयोग में सिर्फ आपसे मैं दोस्तों कोई फीस नहीं मांग रहा हूँ, सहयोग में सिर्फ और सिर्फ आपसे शेयर मांगता हूँ दोस्तों। मेरे वीडियोस का जो भी क्लासेस आपके लिए लाई जा रही है, उनको इतना अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि नए नए लोग हमसे जुड़ सके, लोग हमें देख सके, जिससे आपकी स्लोदा जी क्लासेस फैमिली का विकास होगा दोस्तों। और जब इसका विकास होगा, तो शायद मैं आपके लिए नई फैकल्टी भी अरेंज कर पाऊंगा, और भी फैकल्टी अरेंज कर पाऊंगा, जिसमें मैं काफी दोस्तों की कमेंटों को या कहें कि डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ। और जैसे डिमांड कुछ होती है कि सर सोशियोलॉजी पढ़ा दीजिए या इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, कई प्रकार की डिमांडें दोस्तों आती है। लेकिन मैं अकेला, अगर मान लीजिए कि हर एक की डिमांड पूरी करने लगूंगा दोस्तों, तो मैं अपने मार्ग से भटक जाऊंगा। जैसे हम अभी सोचा हमने पॉलिटी कंप्लीट करेंगे, अगर मान लेते हैं पॉलिटी कंप्लीट नहीं होती हो कि और सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों, तो वहां से क्या हमारी एक लिंक टूट जाएगी। तो अकेला जितनी क्षमता है उस क्षमता में लगा हुआ हूँ, ठीक है? चलिए, इसके साथ बाकी आप समझदार हैं, आप सोच समझते हैं आपको क्या करना है, ठीक है? मैं अपने अधिकार कर्तव्यों का भरपूर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आप भी अपने कर्तव्यों को समझे दोस्तों। और लगे रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।